Okay, I guess we can start with the introduction. आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। तो मेरा नाम जय है और आज के इस स्टडी अब्रॉड गाइडेंस सेशन के लिए मैं एक मॉडरेटर का काम करूंगा। और आज के इस गाइडेंस सेशन में हम स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में लगने के पहले क्या स्टेजेस होते हैं, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रहनी जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम सभी को सावित्री माई फुले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ध्येय एजुकेशनल फाउंडेशन जो चंद्रपुर में स्थित है, उन्होंने आज के ही दिन ये एक निर्णय लिया है कि आने वाले इनटेक में लगभग हम 5 कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स को भेजेंगे जो सोशियो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और हमारा टारगेट थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ सेशंस रहेगा कि हम आपको अच्छे से गाइड करें और आपको वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाए। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द पैनलिस्ट्स। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि संबोधि खुद का इंट्रोडक्शन दे। मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बता देता हूँ। संबोधि गायकवाड़, शी इज बेसिकली फ्रॉम मुंबई और वो फिलहाल एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा में। शुभम लकेवार जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट है, वो एमएससी इन पावर इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा में। और हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट है वो है ऋतुजा सवाने, जो बायोटेक में उनका मास्टर्स एमएससी कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संबोधि टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और सावित्रीबाई फुले जयंती पर सबको शुभकामनाएं। आई एम संबोधि गायकवाड़। मैंने राइट नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स एज जय सेड इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने अपनी बैचलर्स भी, मैंने मेजर्स भी इकोनॉमिक्स में किया है एंड यस आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय लाइफ इन मुंबई. So yes, this is about me. थैंक यू सो मच Thank you. संबोधि। Now I would like to request Rutuja to introduce herself. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग and सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. As Jay said, I am Rutuja Savane. I am from Pune, basically from Baramati. And I would say I have completed my graduation from Pune University, and it is from BTech in Biotechnology Engineering, which was 4 years course. And now I'm pursuing my master's in biotechnology. So that's it. Thank you, Rutuja. Now I would like to request Shubham to introduce himself. Hello everyone, I'm Shubham and I'm pursuing my master's in power engineering and I did my undergrad from Nagpur and I also did my undergrad in electrical engineering. So I'm continuing my course related to electrical engineering. Thank you. Okay, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से कि स्टडी अब्रॉड क्यों आपने चूज किया। हम इस सेशन में थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्टोरीज है हमारे सभी पैनलिस्ट के। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपने स्टडी अब्रॉड क्यों चुना, उसके पीछे की एक कहानी क्या थी और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम को कि वो अपनी स्टोरी शेयर करे हमारे सभी मेंबर्स के साथ।
अच्छा, तो मैंने मतलब इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में था, तब मैंने मतलब अ, हमारे मतलब को डिपार्टमेंट में अ, ये सेम वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। सो उन्होंने और हम हमारे प्रोफेसर्स ने हमारे सीनियर को इनवाइट किया था वेबिनार देने के लिए, और वो मास्टर्स कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूएस से। सो हमें मतलब तब पता चला कि हमें मतलब मास्टर्स कर सकते हैं अब्रॉड में। सो मैंने अप्लाई करने से पहले मतलब बहुत सारी रिसर्च की थी, मतलब सर, और मुझे पता चला कि मीन्स मास्टर्स इन यूके की या फिर यूएस में करना मतलब पूरा प्रैक्टिकल बेस है, और एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया में पूरा थ्योरेटिकल था। तो मैंने फिर इसलिए मतलब चूज किया, मतलब डिसाइड किया कि मास्टर्स अब्रॉड करना चाहिए। और 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 एक रीजन था कि यूके में मास्टर्स एकदम फोकस्ड है और शॉर्टर ड्यूरेशन का है। सो इसीलिए मैंने मास्टर्स करना प्रेफर किया यूके में एज कंपेयर टू इंडिया। परफेक्ट। मैं चाहूंगा कि ऋतुजा भी अपनी स्टोरी शेयर करे। So, even I started from my college only when I was in second year. So पहले से ही था दिमाग में कि अब्रॉड जाना है, कुछ करना है। बैचलर्स के लिए नहीं जा पाए, बट कॉलेज में आके पता चला कि वी कैन गो फॉर अवर मास्टर्स, वी कैन डू अवर मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। सो सो आई स्टार्टेड गेनिंग इंफॉर्मेशन। I started checking website. I started attending webinars, seminars. मैंने अपने सीनियर से पूछा, उनके साथ डिस्कस किया, कैन वी डू समथिंग अबाउट दैट फॉर मास्टर्स। सो तो पता चला कि masters india ke, if we are doing our masters in india, so we have to give some entrance exams, like जो मेरी फील्ड है लाइफ साइंस फील्ड है, तो हमें गेट देना पड़ता है या फिर स्टेट। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विच आर वेरी कॉम्पिटिटिव। एंड अगर मैं अब्रॉड के लिए ट्राई कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम वगैरह जो है वो मैंने दिए थे। सो when as I started, so मैंने सेकेंड ईयर से इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और उसके बाद जस्ट आई स्टार्टेड अप्लाइंग फ्रॉम माय फोर्थ ईयर ओनली। फोर्थ ईयर से मैंने एप्लीकेशन कर यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन करना स्टार्ट किया। एंड मेरा प्रेफरेंस ये था कि मुझे इंडिया में, जब अगर मैं इंडिया में मास्टर्स करती थी तो मुझे 2 इयर्स का मास्टर्स करना पड़ता था। अगर मैं यहाँ पे कर रही तो आई एम डूइंग 1 ईयर ऑफ मास्टर्स, सो विच वाज सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। सो दैट वाज माय प्रेफरेंस फॉर चूजिंग स्टडी अब्रॉड। यस। ओके, थैंक यू। संबोधि। आंसरिंग जयस क्वेश्चन, मुझे लगता है मेरे दो मेजर रीजंस रहे हैं of choosing to study abroad or choosing to do a masters in the UK. सबसे पहला मेरा ये रीजन रहा है कि if you're getting an opportunity to study from the top universities of the world, why not take it? जब मुझे इस प्रोसेस के बारे में पता चला, जब मुझे पता, इसके बारे में तो आपको पता ही होता है कि भाई मास्टर्स आप कर सकते हैं बाहर से, बाहर की यूनिवर्सिटीज से, पर बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हो गए या और भी काफ़ी रिस्ट्रेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आप सोचते हो कि ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा या नहीं। पर व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, आई थिंक वन ऑफ द मेन रिस्ट्रेंट्स फॉर मी वाज फंडिंग, एंड आई गॉट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप। और उसमें मुझे ये पता चला कि द बेटर रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी, द हायर चांसेस ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो मुझे ये भी लगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू स्टडी फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, टू स्टडी फ्रॉम टॉप 20, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई नॉट टेक इट? तो मेरा बहुत मेजर रीज़न ये भी रहा है ऑफ चूजिंग टू स्टडी अब्रॉड। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जब हम आईआईटीज़ को भी देख लें, आईआईटीज़ की भी रैंकिंग जो है क्यूएस रैंक, वर्ल्ड रैंकिंग में वो 800, थाउजेंड्स इन ऐसे में है। तो जब आपको मौका मिल रहा है कि आप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज से पढ़े वर्ल्ड की,
Why not take it? Why not grab the opportunities? Why not get better education? सेकंड रीजन मेरा ये रहा है कि तो आई हैव दिस इज माय सेकंड मास्टर्स. मैंने इससे पहले इंडिया में मास्टर्स करी है. आई हैव डन एन एमए इन इकोनॉमिक्स. इंडिया में जिस तरीके से या जो करिकुलम था मुझे लगा वो सेटिस्फाइंग इनफ नहीं है फॉर मी, एंड दैट वाज अनदर रीजन ऑफ मी चूजिंग टू डू अ मास्टर्स अब्रॉड. वाह। तो संबोधि ने जो 2 पॉइंट्स कहे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोचना कि हमें स्टडी अब्रॉड करना है, या फिर अभी उनको एक छोटी आइडिया आई है कि नहीं मतलब इंडिया में मास्टर्स करना आईआईटी से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ड्यू टू सेवरल रीजंस, ड्यू टू कास्टिज्म, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं. तो संबोधि ने जो पॉइंट कहा है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको वर्ल्ड के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट ग्रैब इट. तो और उसके साथ साथ संबोधि ने ये भी कहा कि द बेटर द रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इज द हायर द चांसेस आर ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप. तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ये सोचना कि हमें वर्ल्ड की जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है उन्हीं में एडमिशन करना है, उन्हीं में एप्लीकेशन करना है. ये इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड वी प्लान, और हमने कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है संबोधि, मतलब हमने कब स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगी. मैंने कब किया या मैंने कब अप्लाई करना शुरू किया. तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, मुझे पता चला आई गॉट अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मुझे जब स्कॉलरशिप के बारे में पता चला तब मुझे लगा कि आई एम इन अ राइट पोजीशन टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. तो ये मुझे व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तब पता चला. But so I was thinking of applying for a master's directly after my graduation, but because COVID hit after in 2019, so I thought I stalled my plans to do a master's, and then I did my master's over here. और जब मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में आई तब मुझे लगा जब मैंने मास्टर्स शुरू की तभी से मेरा प्लान था कि आई शुड डू पीएचडी एप्लीकेशंस और मास्टर्स एप्लीकेशंस. तो जब मेरा मास्टर शुरू था तब मेरे दिमाग में इन द बैक ऑफ माई हेड दिस वाज ऑलवेज अ प्लान. तो जब मैं फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स में आई तब मैंने मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग. एज वी नो दैट जो प्रोसेस होता है बाहर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन इंडिया. आपको करीबन 1 ईयर का प्लानिंग करनी होती है प्रीवियस ईयर. मतलब अगर आपको नेक्स्ट ईयर आना है, अगर आपको 2024 के इनटेक में आना है तो आपको 2003 से एप्लीकेशंस करना शुरू होता है. अब आप कब शुरू करें प्लान करना, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं. हर कंट्री के यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस अलग हो सकती है. यूके में रोलिंग एडमिशंस होते हैं, तो आप जनरली अप्रैल मई तक अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज यूजुअली रेकमेंडेड दैट यू फिनिश योर एप्लीकेशंस बाय जैन. जितना जल्दी आप एप्लीकेशंस कंप्लीट करें आपके, उतना जल्दी आपको ऑफर लेटर मिलता है, एंड देन द प्रोसेस गेट्स इजियर. तो मैंने जो है एप्लीकेशंस करना अक्टूबर से शुरू कर दिया था, बट जस्ट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन आउट कि सितंबर से ही जो है वो एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं. तो आपको ये याद रखना है. मैंने अक्टूबर नवंबर से शुरू किया था करना, क्योंकि मेरे डेडलाइन जो थे वो दिसंबर में थे, 1 दिसंबर और 15 दिसंबर, और यूके के रोलिंग एडमिशंस थे. सो आई डिड माय एडिनबर्ग की जो एप्लीकेशन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग विच आई एम स्टडीइंग इन राइट नाउ, उसकी एप्लीकेशन मैंने जनवरी में की थी. तो ये है दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस कि आपको कब करनी चाहिए. पर इसके अलावा आपके जो एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर प्राइमरी लैंग्वेज.
तो आपको प्रूव करनी पड़ती है आपकी इंग्लिश एफिशिएंसी। तो उसके लिए टोफल, आइल्स ऐसे टेस्ट हो गए हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रेपरेशन करना पड़ता है। 1 और 2 मंथ्स का प्रेपरेशन आई थिंक इट इज़ आइडियल। तो आपको ये भी मद्देनज़र रखना होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक दे गिव देयर TOEFL in October, November, December. The earlier you give the exams, it'll be better for you because आपको जब एप्लीकेशन कर रहे होते हो तब आपको सबमिट करना होता है स्कोर। अगर अगर आप PhD एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको GRE स्कोर भी लगता है, और GRE के लिए भी आपको 3 मंथ्स का प्रेपरेशन तो मिनिमम चाहिए होता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और इस हिसाब से फिर आपकी जो है ड्यूरेशन एंड देन व्हेन टू अप्लाई ये डिपेंड होता है। And I'm sure our other panelists have a lot to add to it, so I'll stop here and give them an opportunity to go ahead. थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट जो हम सेशन में कवर करने वाले हैं उसके बारे में संबोधि ने बात की है। तो सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया है कि कम से कम 1 साल पहले तो सोचना स्टार्ट करना है, सोचना भी नहीं, उस पर एक्ट करना स्टार्ट करना है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी आप अगर सोच रहे हो स्टडी अब्रॉड, तो आपको 2025 के लिए अभी से प्लान करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो इंग्लिश की टेस्ट कौन सी होती है, कैसी टेस्ट देनी है, यूनिवर्सिटीज कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, उसमें कुछ प्रोसेस है क्या, स्कॉलरशिप्स कौन सी है, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बाकी के 2 पैनलिस्ट से कि उन्होंने कब एप्लीकेशन करना स्टार्ट किया था। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शुभम। सो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने 3rd ईयर में ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स करना है। सो जैसे मेरा मतलब 4th ईयर हो गया तो मैंने फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आईएलटीएस दिया था, तो आईएलटीएस के लिए ऑलमोस्ट मंथ लिया, फिर एग्जाम दी। और मैंने यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन दिसंबर में स्टार्ट किए थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के लिए मैंने जैन में अप्लाई किया था, और फिर उसका डिसीजन लेटर अप्रैल में आया। सो मैं भी मतलब यही रिकमेंड करूंगा कि आपका मतलब जैसे आपका अंडरग्रेड हो गया, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर मतलब जितना लेट होगा फिर उतना पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। फर्स्ट राउंड में ही आपने अप्लाई कर दिया तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको यूएस के यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आपको जीआरई देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज रहती है जो यूएस की, उसमें जीआरई ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है। और यूके में आपको आईएलटीएस या फिर टोफेल मस्ट है, वो देना ही पड़ता है। और हो गया। ओके थैंक तो यू। शुभम ने जो पॉइंट रेज किया है कि जैसे अगर आप अंडर ग्रेड स्टडीज में हो और अगर आप 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो, तो आपका अंडर ग्रेड कंप्लीट होने के 1 साल पहले से ही आप प्रोसेस पर लग जाओ। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मेंशन किया शुभम ने। और जैसे शुभम ने कहा कि रोलिंग एडमिशंस, तो मतलब जैसे आपके एक्चुअली यूके का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी के कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर राउंड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कैप राउंड बोलते हैं जिसे हम, वैसे ही यहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए राउंड्स होते हैं जिनको यहाँ की एडमिशन प्रोसेस में रोलिंग एडमिशन बोलते हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलती है। ऐसे ये 2-3 शायद राउंड्स लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। और उसमें वो एडमिशंस देते हैं स्टूडेंट्स को। तो शुभम ने जो कहा कि जितने जल्दी मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड में ही अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको बाकी की चीजों के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा। आई मीन अगर आपका फर्स्ट राउंड में अगर सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपने सितंबर में अप्लाई किया, तो आपको दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन का आउटकम मिलेगा। और एप्लीकेशन का आउटकम मिलने के बाद में अगर आपको जो ऑफर लेटर मिला है वो कंडीशनल है, तो उस कंडीशनल ऑफर लेटर को अनकंडीशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में थोड़ा वक्त रहता है। और उसके बाद में स्कॉलरशिप की जो डेडलाइंस है वो भी हम मिस नहीं करते हैं।
ठीक है, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो शुभम ने मेंशन किया है। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऋतुजा टू शेयर हर पॉइंट ऑफ व्यू। Okay. So as I said, कि I started in my second year only. So मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हें कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. So I started doing myself, like जो आ रहा था वो मैं कर रही थी. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, और हम लोग खुद से ही सब कुछ कर सकते हैं. जैसे मैंने किया था, हम लोग खुद से अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम लोग खुद से सब पूरी प्रोसेस कर सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर वे दैट वी कैन डू फ्रॉम द काउंसलर्स. सो काउंसलर्स का क्या होता है, उनका टाइप होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, और वो उन्हीं के जो टाइप है उनके साथ ही हमारा एडमिशन करवा देते हैं. बट आई डोंट थिंक कि एनी काउंसलर वुड give you admission in top universities like top 20 or top 50 universities. So मैंने तो खुद से किया था. I started applying, तो as I said कि मुझे कुछ पता नहीं था कि कब अप्लाई करना चाहिए. I gained some information, तो मुझे पता चला कि there are 2 intakes as I was applying in UK. So UK में 2 intake होते हैं. जैसे हम लोग के स्कूल में नॉर्मली स्कूल स्टार्ट होती है जून जुलाई में, तो यहाँ पे यूके में 2 इंटेक होते हैं. फर्स्ट इज फॉल इंटेक एंड सेकेंड इज स्प्रिंग इंटेक. फॉल इंटेक इज इन सितंबर, जो सबसे बड़ा इंटेक होता है, एंड वन अनदर इज स्प्रिंग इंटेक विच स्टार्ट इन फेब्रुअरी. सो एज आई सेड, यूके में तो ये 2 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 होते हैं, एक मई में भी होता है, एंड आई थिंक यूएस में भी 2 ही इंटेक होते हैं, स्प्रिंग इंटेक एंड फॉल इंटेक. सो अगर आपको आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नेक्स्ट फॉल के लिए अप्लाई करना है तो स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉल ओनली. नेक्स्ट सितंबर के लिए अप्लाई करना है तो ये सितंबर से ही स्टार्ट करिए. मतलब 1 साल पहले. 1 साल पहले, राइट. सो मैंने भी स्टार्ट किया था 2022 में फॉर 2023. तभी मुझे पता नहीं था कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. तो मैं सारे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जाती थी, वहां पे चेक करती थी उनकी डेडलाइन क्या है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है. तो आई स्टार्टेड, मुझे ये पता था कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैंने सारे यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. टॉप 50, टॉप 100 जितने भी यूनिवर्सिटीज थे जिनको फीस नहीं थी. कुछ यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने के लिए आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो जितने भी फ्री यूनिवर्सिटीज है मैंने उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. एंड मैंने अपना IELTS मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम फेब में दिया था. एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई हैड लाइक 15 to 20 offer letters in my hand, which are from top 100 universities. So अप्लाई करने के लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने अंडरग्रेड जो हमने ग्रेजुएशन किया है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, उसके ट्रांसक्रिप्ट. अनदर इज LOR विच इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि हमारे प्रोफेसर से या फिर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो अपने सीनियर से हम लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं और वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ता है. उसके बाद होता है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज कि आपको लिखना पड़ता है, पूरा एसे बना के देना पड़ता है कि व्हाई यू वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई यू वांटेड टू लर्न दिस स्पेसिफिक डिग्री, व्हाई, लाइक व्हाई, व्हाट, ये जो 4 W है उसके आंसर्स बेसिकली आपको लिखने पड़ते हैं. एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एंड ऑल बिहाइंड दिस. तो ये लेटर ऑफ SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को. तो ये तो था एप्लीकेशन प्रोसेस. तो या आई वुड से दैट्स इट. परफेक्ट. तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऋतुजा ने दे दिया है कि आपको हाउ टू अप्लाई. तो ऋतुजा ने सबसे पहले तो ये बताया कि मतलब हम ये समझ सकते हैं तीनों पैनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एटलीस्ट 1 साल पहले तो सोचना स्टार्ट करना है, सोचना भी नहीं, उस पर एक्ट करना स्टार्ट करना है. तो और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ,
अगर हमें पता चल गया है कि हमें 1 साल पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना हो, चाहे वो एसओपी बनाना हो, तो ये जो है इसके बारे में अभी हम बाकी के जो 2 पैनलिस्ट हैं उनके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूनिवर्सिटीज को इन द यूके यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संबोधि। वैसे तो ऋतुजा ने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी उसे कैसे हम गेन कर सकते हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि इंडिया में यूजुअली क्या होता है, मेरी एक स्टूडेंट थी नागपुर से, हमारे एजुकेशनल फाउंडेशन में जब मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो उसकी वो एक स्टूडेंट थी और उसने नागपुर की जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है उसका, उन्होंने बोला कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो उनके जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने उस स्टूडेंट को रिफ्यूज कर दिया। और ये यूजुअल इंडियन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स है, मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनके प्रोफेसर्स को पता भी नहीं होता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता क्या है। कभी कभी तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप ही लिख के लाओ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, हम सिग्नेचर कर देते हैं। दैट्स रिडिकुलस, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज चाहती है कि वहां के प्रोफेसर्स जिन्होंने जो स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहा है उस स्टूडेंट को कैसे ऑब्जर्व किया है, वो उस प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टोरी कुछ अलग है, इसके बारे में और हम बात करेंगे। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहना है अपने प्रोफेसर्स के साथ में, जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं या फिर जिन्होंने आपको अंडरग्रेड स्टडीज में पढ़ाया है। In addition to that, letter of recommendation can also be taken from your employer. For example, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा था, तो लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे जो मैनेजर है वो मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखे, क्योंकि ही वाज नॉट क्वालिफाइड इनफ, आई गेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी प्रोफेसर का नाम चूज करते हो, तो उनका क्वालिफिकेशन, उनकी जो हायरार्की में उनकी जो पोजीशन है वो, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं इसके पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऋतुजा कि आप बताओ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू अप्लाई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। Okay. So as I said, letter of recommendation. Next is SOP, statement of purpose, and your English proficiency exam का score. मैंने तो IELTS दिया था, तो as I said मैंने फरवरी में IELTS दिया था, उसके बाद मैंने अपना स्कोर सबमिट कर दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट इज योर करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपने अपने अंडरग्रेड में जो भी सारे करिकुलर, मतलब जो भी सारे एग्जाम दिए हैं, उसका स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, अबव 50% तो होना ही चाहिए। दैट वुड बी मिनिमम। जितना आपका करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, उतने ही को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है। सो इन माय केस तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास एक्सेप्ट माय स्कोर्स, यूनिवर्सिटी स्कोर्स, मैंने 2 इंटर्नशिप्स किए थे, विच वाज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, और मैंने जो अपना फाइनल ईयर का थीसिस था वो मैंने इंडस्ट्रियल किया था, तो विच वाज आल्सो काउंट एज ए इंटर्नशिप। तो टोटल 3 इंटर्नशिप थे मेरे पास, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था। एंड थर्ड वुड बी, मैं जो मैंने अपना फाइनल थीसिस था उसका मैंने पेपर पब्लिश करना ट्राई किया था, तो उसके लिए मैंने जो मेरा पेपर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट्स भी है। और आप मतलब
जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट्स यू शुड हैव। मतलब अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप उसके सर्टिफिकेट्स भी जमा कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स भी शो कर सकते हैं कि आपने कितने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, ऑफलाइन कोर्सेज किए हैं। सो आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक योर करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। सो इन माई केस मुझे ये इन चीजों का फायदा हुआ। ओके। या ओके। और उसके साथ में ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स ऋतुजा ने बताया उसके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संबोधि। थैंक यू जय। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि 1 साल पहले वुड बी द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन करते वक्त सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज है आपकी प्रेफरेंसेस, तो वो शॉर्टलिस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर हम चाहे तो हर एक स्टेप पे एक सेपरेट सेशन हो सकता है, यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करें इस पर भी एक एंटायर सेशन हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, पर अब हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो जब आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है और आपको पता है कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, तो आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है और एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे लगता है आपका जो मेन सोर्स होना चाहिए या मेन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही होनी चाहिए। जो ये यूनिवर्सिटीज होती है इनकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना भी हो तो उनके ईमेल होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज ईमेल देम एंड कॉन्टैक्ट, और दे आर वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। सो यू हैव एनी डाउट, आई डिड द सेम, मुझे कोई भी डाउट होता था आई यूज टू ईमेल देम। मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस के वक्त भी आफ्टर आई गॉट inducted also, after I got accepted into university also, I think email was the major source I contacted them through, and they were also very prompt in replying. तो आप ये कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही आपका मेन सोर्स होना चाहिए। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसका सबसे ज्यादा यूज करें। उसके अलावा टू आंसर जयस क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी आपको आपको आपके कोर्स से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके कोर्स को अप्लाई करने के लिए, वो भी बहुत क्लियरली उनके वेबसाइट पे मेंशन करते हैं। अगर हम जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आई थिंक 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स है जो सारी यूनिवर्सिटीज मांगती है। सबसे पहला आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें वो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्यों हम एक्सेप्ट करें या आपको क्यों पढ़ना है ये कोर्स, वो SOP हो गया। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसे LOR कहते हैं, जो आपको अपने टीचर्स, यूनिवर्सिटीज या अगर एम्प्लॉयर से लेना होता है। थर्डली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना होता है, तो आप टोफल दे सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, या आइल्स दे सकते हैं। अगर हम यूके की स्पेसिफिकली बात करें तो मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज आइल्स एक्सेप्ट करती है, और टोफल मेजरली अगर आप यूएस जा रहे हो तो उसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप टोफल दे। पर मैंने टोफल दिया था और मैंने यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, एंड दे एक्सेप्टेड माय टोफल स्कोर आल्सो। तो अगेन इट कम्स डाउन टू योर यूनिवर्सिटी कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट करती है और आप उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। So that was the third important document. और fourth I think CV और resume ये भी मांगा जाता है। I think ये सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं, अगेन इट इज रिलेटिव और आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। अगेन इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए जो है एप्लीकेशन प्रोसेस, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप विंडो ज्यादा रखिए, 1 ईयर पहले स्टार्ट कीजिए एप्लीकेशन। अब आपको LOR लेने हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एज जय हाईलाइटेड कि ही नो समबडी जिनको LOR लेने में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये बहुत ही इंडिया में तो बहुत ही परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। अगेन वन मोर थिंग दैट ही सेड कि आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं दे मोस्टली आस्क यू टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और फिर वो आप उनको दीजिए एंड देन वो सबमिट करते हैं।
तो ये भी आपको मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट अ लेजिट सिस्टम। और ये जो यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि आप खुद अपना लेटर ऑफ एग्जैक्टली। रिकमेंडेशन लिखे। पर क्या करें, हमारा इंडियन सिस्टम ही है थोड़ा ऐसा। तो यस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को भी आपको ही अगर लिखना है तो आपको उसकी प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी। और फिर आप अपने प्रोफेसर को देंगे, प्रोफेसर अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट उन्हें लगे तो वो आपको फीडबैक देंगे और फिर आपको वापस करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा। अगेन एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट यस। इम्पॉर्टेंट या। डॉक्यूमेंट इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस। उसी से वो इट इज अ पीस ऑफ पेपर, इट इज एन essay which judges you, which shows the university what you are। वही एक डॉक्यूमेंट है that will make or break your application। इट इज वन ऑफ यस। द मेजर डॉक्यूमेंट। उससे यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आप कैसे हैं, आपके गोल्स क्या है, आपको क्यों ले हम। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगेन आई वुड से दैट यूज इंटरनेट एक्सटेंसिवली। मैंने अपनी सारी प्रेपरेशन जो है वो गूगल और यूट्यूब से करी है, एंड ट्रस्ट मी देयर आर सो मेनी सोर्सेस, पीपल आर रेडी टू हेल्प यू आउट। तो आपको बस एफर्ट लेना है, आपको बस सही क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछते रहने हैं, ये भी मैं कहूंगी। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपके जो डाउट्स है, जितने भी सिली वो साउंड करे, आई मीन दिस इज, आई नो इट्स वेरी क्लीशे कि आप सिली क्वेश्चंस पूछिए, पर दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जब तक आप गलत क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और सिली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तब तक आप सही क्वेश्चंस पूछने पे नहीं आएंगे। और जब आप सही क्वेश्चंस पूछेंगे तब आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। और yes, you will be successful in wherever you want to go to. एग्जैक्टली। Yeah, these are the points from me. I think if Shubham wants to add anything. या। यस शुभम, प्लीज। यस। सो मैंने जो ये चीज रियलाइज की है कि आपको रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटीज पे। मतलब आपको मतलब यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाके आपको कोर्सेज देखने हैं, वो कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं। सो आपको आपका अंडरग्रेड डिग्री के रिलेटेड आपको कोर्स ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी में मिल ही जाता है। और डॉक्यूमेंट्स तो बाकी तो सारे संबोधिया एंड ऋतुजा ने कवर कर ही लिए थे। उसमें वही एसओपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें ही सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। उसमें आपकी पूरी जर्नी आनी चाहिए स्टार्टिंग से एकदम। आपने मतलब आपको कौन सा कोर्स, आपने कोर्स क्यों चूज किया, कैसे, मतलब पूरा जर्नी उसमें आपको मेंशन करनी है। और सीवी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अंडरग्रेड में आप जितने जितने टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं करना, जैसे पेपर कंपटीशन, ऐसे वेरियस इवेंट्स होते हैं जो आपको मतलब करना चाहिए आपके अंडरग्रेड में। बहुत बढ़िया। ओके, सो जैसे कि शुभम और संबोधि दोनों ने कहा कि रिसर्च करो, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके यूनिवर्सिटीज को चाहिए क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम को स्पेसिफिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बोलती है कि अगर आपने आपका अंडरग्रेड स्टडीज 4 साल का है और अगर आपने वो इंग्लिश मीडियम से किया है तो दे विल exempt you from giving an examination of English language proficiency। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू टॉप 20 यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, दे वोंट गिव यू एन एक्सेप्शन, आई बिलीव। तो आपको ये भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि जय ने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है और उसमें उसने हाईलाइट किया कि आइल्स का जो एग्जामिनेशन है उससे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तो ऐसा फोकस मत कीजिए आपके आइल्स में एग्जेम्पशन होगा उस यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करोगे, क्योंकि एट द एंड अगर आप स्कॉलरशिप के लिए टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए ये जो आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे वो वोंट बी आइडल। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं
in addition to the documents mentioned by all the panelists, मुझे लगता है कि one of the most important document is transcripts as well. तो आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी से. अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जाकर आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी है. वो आपको ट्रांसक्रिप्ट देंगे, उसकी एक फीस होती है. मुझे लगता है यूजुअली वो 5 से 6 हजार रुपए की होती है. तो एक ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको 5 से 6 हजार रुपए लग सकते हैं. तो ट्रांसक्रिप्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. और जैसे संबोधि ने कहा, एंड आई बिलीव के यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टडी अब्रॉड प्रिपेयर करते हैं तो आपको ऐसे ढेरों वेबसाइट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि डेडलाइन ये है, डेडलाइन वो है, इस यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इतने ही कोर्स है, इस यूनिवर्सिटी की क्या ये जो कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा रैंक, बहुत ही अच्छा हाईली रैंक्ड है. तो जैसे संबोधि ने कहा कि एक्सटर्नल सोर्सेस पे आपको रिलाई नहीं करना, एंड दैट इज द फैक्ट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज. क्योंकि जो वेबसाइट्स होते हैं या फिर जो एजेंट्स होते हैं, जिनको हम थर्ड पार्टी एप्लीकेंट्स भी बोलते हैं, जो हमें असिस्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, उनको हमें नेग्लेक्ट करना है. वो क्या बोलते हैं, वो हमें कौन सी प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि एट द एंड वो वहां पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो संबोधि ने मेंशन किया. और दूसरा भी ये कि इंटरनेट का इफेक्टिवली यूज करो. कि अभी हमको पता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने अब से लगभग 80-90 साल पहले उन्होंने अपना पीएचडी किया था. तब तो उनके पास में इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज हमारे पास में इंटरनेट है. हमारे पास में वो एक पावरफुल टूल है जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे एक ही जगह पर बैठकर. तो उसका एक इफेक्टिवली यूज भी करना है आपको. तो थैंक यू सो मच. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था. आप सभी ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसका तो आंसर ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन वेयर टू स्टडी आपको क्या लगता है? शुभम, आई मीन व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, तो कंट्री कैसे चूज करना चाहिए हमने? तो वो आप पे डिपेंड करता है. मतलब आपको अगर आपकी डिग्री जल्दी कंप्लीट करनी है तो यूके बेस्ट है. यूके में ऑलमोस्ट सारे मास्टर्स के डिग्री 1 ईयर के होते हैं, और यूएस में यूजुअली 2 इयर्स होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 3 इयर्स होते हैं. सो वो आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आपको कितने, मतलब जल्दी एकदम 1 ईयर का ही कोर्स करना है तो आप यूके में एप्लीकेशंस कर सकते हैं. या फिर यूएस में भी कर सकते हैं, पर यूएस में यूजुअली 2 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं. और ओके, वो ऐप पे डिपेंड है. संबोधि? जैसे शुभम ने कहा कि बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिस पे आप अपनी कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज करें. मेरे लिए पर्सनली तो आई वांटेड टू, आई मीन मेरा जो फोकस था वो फंडिंग पे था, स्कॉलरशिप पे था. तो उसके हिसाब से अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, जो MOS मैंने अप्लाई किया था, तो उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी जो है, इट शुड बी, अगर आपके इफ योर यूनिवर्सिटी इज इन द टॉप 20, देयर आर बेटर चांसेस ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप. तो इसीलिए मैंने जो है अपनी यूनिवर्सिटीज वो QS रैंकिंग के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट की थी. मैंने US में भी एप्लीकेशंस किए थे और UK में भी किए थे. अगेन देन इट दैट इज व्हाट इट कम्स डाउन टू योर पर्सनल चॉइस कि आपको कैसी जगह में रहना है, आपके सिटी कौन सी प्रेफरेंस है, इस पे डिपेंड करता है. अगेन आई थिंक वन मोर क्राइटेरिया दैट यू नीड टू कंसिडर, यू शुड कंसिडर, is the opportunities in the city after you complete your degree. तो जैसे a lot of people
preferred London because there are better opportunities in London. Not to deny the fact that there are not I mean, there are opportunities in Edinburgh too and other cities of the UK too. But again, it comes down to your personal preference, and this is something that you should take note of. जब आप apply कर रहे Yes. हैं, अगर university की ranking भी अच्छी है, तो it's most probably that you will get all of the things, job opportunities and standard of living and everything will match up. बट आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए आपके डिग्री के बाद क्या गोल्स है, आपको ये भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी काम कर सकते हैं, काम में आ सकते हैं। अगर आपके पास एक विजन हो और आप अपने एसओपी में वो इंक्लूड कर पाए, तो वो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली विल कंसिडर इट एज अ प्लस पॉइंट। अगेन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रीजंस, अगेन आई सेड कि आप यूट्यूब गूगल का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जर्नी में। तो आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तब आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, तो आपको वो रिसर्च करनी चाहिए मुझे लगता है। उसके अलावा मुझे लगता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मोस्ट ऑफन डिसरिगार्ड कर देते हैं, कि कंट्री का वेदर कैसा है। क्योंकि मुझे लगता है जब हम इंडिया में रहे हैं, वी हैव स्पेंट ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया, और इंडिया का मौसम बहुत ही व्हाट डू यू से, इट्स मॉडरेट, इट्स नॉट, हमारे यहाँ डे लाइट होती है और प्रॉपर डेज होते हैं, प्रॉपर नाइट्स भी होते हैं। पर जब आप बाहर निकलते हैं, यूएस में चले आए, यूके में चले आए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाए, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस है वो शायद हमें सूट ना करे। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द एक्सट्रीम कोल्ड दैट इज देयर, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डे एंड नाइट साइकिल, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे आके दिस इज अ मेजर पॉइंट। आई डोंट थिंक दिस इज एन ऑब्स्टैकल और दिस शुड बी ऑब्स्टैकल, बिकॉज आपको अपना एंड गोल ऑफकोर्स याद रहना चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आप किस रीजन से आए हैं वहां पर मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ना, वो भी आपको अफेक्ट करती है काफी। जैसे नॉर्वे या स्वीडन ऐसी कंट्रीज में हो गया, वहां पर तो आई थिंक देयर आर 6 months डेज एंड 6 months नाइट, मतलब देयर इज अ टाइम पीरियड जैसे दिसंबर से, जब वहां पे बिल्कुल सनराइज होता ही नहीं है। तो ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके मूड को इफेक्ट करता है। तो आपको ये सारी चीजें भी मुझे लगता है ये कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। Okay. Yes. Weather conditions are important to be taken in consideration while applying or choosing a university. तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा important था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पे 3 बजे ही रात हो जाती है। तो अभी शायद हमारा सेशन खत्म होते होते यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो thank you so much, Sambodhi. Now I would like to move on to Rutuja. Okay, thank you, Jay. But I think I would have the same points are there only. First of, but I would say if you're choosing the country to study masters or PhD, so आपको अपने एंड गोल का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया में और फिर वो कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है इन योर फील्ड। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड कि कौन सी कंट्री में कौन सी फील्ड की जॉब अपॉर्चुनिटीज मोर है। तो एज वी नो कि यूएस में इंजीनियरिंग का ज्यादा स्कोप है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इंजीनियरिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू डू योर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, सो आप यूएस चूज कर सकते हैं। इन माय केस इन लाइफ साइंस, सो यूके में अभी बहुत बड़ा बूम चल रहा है इन लाइफ साइंस, सो आई चूज यूके। एंड वन मोर थिंग वाज कि यूके में 1 year कोर्स था। सो या आई थिंक दोस बोथ ऑफ देम पॉइंट्स आर वैलिड फॉर मी। वाह, बहुत बढ़िया। तो यही क्वेश्चन मैं खुद को भी पूछता हूँ कि अगर मुझे कंट्री चूज करनी है या फिर यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले तो एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग में मैंने मेरा अंडरग्रेड स्टडीज किया है। इंजीनियरिंग के बाद में जैसे बाकी के इंजीनियर्स को समझता है कि लाइफ में क्या करना है, वैसे ही मुझे भी समझा कि अभी मुझे क्या करना है। मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, मुझे सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे इंडियन हिस्ट्री, इनइक्वालिटी, कास्टिज्म, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे पढ़ने में।
तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है और जो मेरा इंटरेस्ट है उसका एक इनकैप्सुलेशन वाला या फिर एक ऐसा कोई कोर्स देखूं जिसमें दोनों टॉपिक्स हो या फिर जो इंटरडिसिप्लिनरी हो। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो ऐसे कोर्सेज है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू बी इन। मैं चाहता था कि मैं डेटा साइंस भी पढूं, और डेटा साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस का ही एक छोटा पार्ट है। तो डेटा साइंस और डेटा साइंस के साथ साथ मैं सोशल इनइक्वालिटी के बारे में भी पढूं। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला कि हम कास्टिज्म कम करने के लिए या फिर कास्टिज्म के बारे में पॉलिसीज बनाने के लिए हम डेटा साइंस का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इसीलिए फिर मैंने 2 ही यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, क्योंकि यही 2 यूनिवर्सिटीज थे यूके में जो मेरी प्रोफाइल या फिर जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उसको मैच कर रहे थे। तो in a nutshell, it depends on you, it depends on eligibility criteria, it depends on weather condition, लेकिन at the end आपको यही सोचना है कि मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर आई प्रिज्यूम कि जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है क्योंकि वो एक प्राइवेट कंसल्टेशन के पास में नहीं जा पाए और यहाँ पर आए, तो इसीलिए मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ कि वी आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ कि हम खुद से ये करें। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ये जो गूगल मीट है इन्होंने नया कुछ फीचर लाया है गेस, तो ये अपना ये जो कॉल है ये 6 मिनट में बंद होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा। उस लिंक को अगर कॉल एंड होता है तो आपको वो लिंक ज्वाइन करनी है जहाँ पे हम Q&A सेशन लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है जो कुछ भी पूछना है वो आप वहां पर टाइप करोगे या फिर खुद को अनम्यूट करके बोलोगे। यस संबोधि। जय, आई थिंक आप अगर अभी चैट पे डाल दे लिंक और हाँ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम बेटर डूइंग। होगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच संबोधि, वही मैं करूंगा। तो वो मैं चैट पर डाल देता हूँ ताकि हमारा जो फ्लो है वो टूटे ना। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ओके लेट मी पुट द लिंक और हम वहीं पर मिलते हैं उस मीटिंग में और तभी हम कंटिन्यू करेंगे। I don't think you'll get a combination like that in India. तो आपको मतलब आप बस ढूंढे अपना कोर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड अ कोर्स विच इंक्लूड्स ऑल योर इंटरेस्ट और एटलीस्ट मेजर वंस ऑफ देम। यस, सो दैट वाज दैट कोर्स चूज करने पे। और अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप कौन सा कोर्स चूज करें और आपको आगे क्या करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए, अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप ऐसी डिग्री चूज करें जो रिसर्च फोकस्ड हो। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आप ऐसी डिग्री चूज करें जो इंडस्ट्री में आपको जो आपको स्किल करे, ताकि आप इंडस्ट्री में जाके उसका यू कैन यूज दो स्किल्स इन द इंडस्ट्री। Jay, am I answering the question completely? Yes, you are totally answering the question. I mean, I think this was the yes, question, right? How to choose the course. Yeah, So, that's what the question was. And I guess the 2 points that you have mentioned, like considering the background, कि आपका बैकग्राउंड क्या था। जैसे आपने अपना जो अंडरग्रेड स्टडीज था वो 3 डिफरेंट मेजर्स में था आपका, या फिर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स था सॉरी। तो वही सब्जेक्ट्स आप स्पेसिफिक चूज करके अपना मास्टर्स कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं जब मेरी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास में सिर्फ वही ऑप्शन रहेगा जो बाकी के इंडियन यूनिवर्सिटीज में रहता है, जैसे कि मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, जो कि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी लगभग 7-8 अलग डिसिप्लिन्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते हैं। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो पॉइंट रेज किया था कि रिसर्च
बेस्ड जो यूनिवर्सिटी आई मीन जो कोर्सेस है वो, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वो ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो मोस्टली इंटरेस्टेड है रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में उन्होंने टाइटल रखा है कुछ कोर्सेज का एमएससी विथ रिसर्च इन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्या आपको रिसर्च में जाना है, क्या आपको एकेडेमिया में जाना है, क्या आपको प्रोफेसर बनना है, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शुभम के आपको क्या लगता है कि हमने क्या पढ़ना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ। अभी मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, पर मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट था। पर इंडिया में कैसा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दूसरे ब्रांच में था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ पावर सिस्टम्स वही था। पर यहाँ आने के बाद मुझे वो दोनों कोर्सेज एक ही इसमें मिल गए, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया और पावर सिस्टम्स भी आ गया। सो ये हो गया। हम्म। और एट द एंड ऑफ द डे वो आपके गोल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस पर ही डिपेंड करता है। और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपका जो अंडरग्रेड की डिग्री है आप उसी में आगे मास्टर्स करो। ओके हाँ, ओके, उसमें ही स्पेसिफिक होके आप अपना मास्टर्स करो। मास्टर्स ओके, करो। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ऋतुजा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऋतुजा इफ यू हैव एनी पॉइंट्स टू ऐड। हाँ, मतलब संबोधि एंड शुभम ने तो सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए, बट मुझे ये बोलना था कि इन माय केस तो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे इन माय ग्रेजुएशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस। सो मुझे जिसमें इंटरेस्ट था वो था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और मुझे वो कोर्स मिल भी रहा था, यूएस में मिल रहा था, बट मुझे अप्लाई यूके के लिए करना था, as I said, according to job opportunities and all. So, but यहाँ पे मुझे बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा था, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन एमएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो व्हाट आई डिड कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे चेक किया, यहाँ पे जो सीनियर्स थे उनको मैंने पूछा, तो आई गेट टू नो दैट कि हम अपना कोर्स खुद से चूज कर सकते हैं, अपने कोर्सेज खुद से चूज कर सकते हैं। सो हियर आई एम डूइंग एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बट जो कोर्सेज में स्टडी कर रही हूँ, जो सब्जेक्ट्स में स्टडी कर रही हूँ, वो आई कैन चूज बाय माई इंटरेस्ट। तो जो कोर्सेज है वो सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ही रिलेटेड है, बट एट द एंड आई गेट द डिग्री अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, बायोमेडिकल ओके बायोटेक्नोलॉजी। सो ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब आप अपने कोर्सेज चूज कर सकते हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ की यूनिवर्सिटीज देती है वो बहुत ही प्रेज वर्दी है कि आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। तो आपको इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे, तो क्या आपने उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं जो आई मीन आपको चॉइस थी क्या इस सेमेस्टर में कि आप अलग सब्जेक्ट्स ले, ऑप्शनल्स थे आपको? जी जी बिल्कुल। देर आर 2 कोर कोर्सेज जो लैब बेस्ड थे, जिसकी जो इम्पोर्टेंट थे कि सबको ओके, लैब एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो मेन कोर्स थे जो यू हैव टू कंपल्सरी, चूज। एंड देर आर कंपल्सरी। अदर 4 कोर्सेज जो हमको चूज करने थे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो ऑफ कोर्स आई ओके चूज ओके, कोर्सेज रिलेटेड टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आपने बायोटेक लेके बायोमेडिकल का वो ये कर लिया है। ओके, तो और कुछ ऐड करना है किसी को तो आप कर सकते हो, अ, या फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर, क्योंकि आई बिलीव यस संबोधि प्लीज। हाँ, मुझे लगता है एक टॉपिक जिस पे हमें और ज़्यादा थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहिए, जो ऋतुजा ने मेंशन किया था, वाज अबाउट काउंसलर्स। और यस, जो ये एजेंसीज होती है, एजेंट्स होते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं टू गेट एन एडमिशन। जब आप देखिए, आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, ये प्रोसेस में बहुत सारी नई चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, तो आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट यू विल गो टू दीज काउंसलर्स और एजेंसीज टू गेट हेल्प। पर इसमें आपको ये बात भी समझनी होगी, और ये यू शुड कीप इन माइंड कि
most of these agents, all of these agents have tie-ups with universities. तो वो Yes. आपको बिल्कुल प्रमोट करेंगे, आपको बिल्कुल मोटिवेट करेंगे कि आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज के साथ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जिनके साथ उनका टाई अप है, क्योंकि अगेन फिर उनका कमीशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। और अगर आप देखिए तो जो यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग 100 के नीचे ही होती है, इट्स बिलो 100। Yes. तो मतलब मुझे तो आई डोंट थिंक दैट मेड सेंस टू मी, but this is something that you need to keep in mind. But having Yes. said that, I would also say कि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है उनसे तो डेफिनेटली टेक इट। जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी करने थे एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो थी वो इट वाज वन ऑफ माय प्रेफरेंसेस। तो उसके लिए मैंने एक एजेंसी है उनको अप्रोच किया था और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। ना मुझे यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी देनी पड़ी थी, ना मुझे उन्हें कोई फी देनी पड़ी थी। तो और उसके बाद मुझे उस यूनिवर्सिटी से ऑफर भी आ गया था, बट क्योंकि एडिनबरा की रैंकिंग बेटर थी सो आई चोज एडिनबरा। तो Okay. मतलब मैं ये कहूंगी, ये शेयर करने का ये एम था कि आपको अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है इन एजेंसी से तो डेफिनेटली टेक इट, बट ऑल्सो Okay. कीप इन माइंड कि इनके टाइप्स होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल Mm-hmm. motivate you to apply to the universities that they have a tie-up with. So again, you need to be very clear with what you want, which university you want to go in, which city you want to live in. अगर ये आपके मन में बहुत क्लियर होगा तो आई डोंट थिंक यू विल फॉल फॉर द ट्रैप्स दैट दीज आई मीन द ट्रैप्स दैट आर देयर। Perfect. बहुत ही important point था ये. You need to consider the fact that these agents have a tie-up. I mean, almost all the agents, all the third party applicants have a tie-up with universities which are ranked above 100. लेकिन when it comes to यूनिवर्सिटीज भी मैंने देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करते हैं कि यू अप्लाई थ्रू दिस काउंसलर, यू अप्लाई थ्रू दैट काउंसलर। वो कभी कभी वो सजेस्ट भी करते हैं कि ये काउंसलर्स है एक दो जिनके आप हेल्प ले सकते हो। तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप काउंसलर की हेल्प लो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रही है, ताकि आप एक अच्छा एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सको उस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, अगर वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि यू शुड बी द ओनली वन हु शुड अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज, हु शुड ड्राफ्ट द एप्लीकेशन, तो आपको मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें। ठीक है। तो और मैं ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि ध्येय एजुकेशनल फाउंडेशन में हमने ये जो प्रोग्राम किया है ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और जैसे संबोधि ने कहा कि हम एक एक टॉपिक पर दो आवर्स के सेशन ले सकते हैं, तो वो हम लेने वाले हैं और इसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि बाय एंड ऑफ दिस सेशन यू ज्वाइन द कम्युनिटी ग्रुप ऑफ ध्येय एजुकेशनल फाउंडेशन। तो मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पर भेज दूंगा, और अगर कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कीजिए, otherwise we'll move on to the Q&A session. Do you have anything else to add, Rutuja and Shubham? No. Can move, I we can think move to Okay. Q&A. Okay. तो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ, सारी जो एक प्लानिंग होनी चाहिए उसका ओवरव्यू ले लिया है। So now I would like to start the Q&A session by answering Advocate P.K. Daga's question. Would you mind repeating the question, Advocate P.K.? यस श्योर। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और एलएलएम में यूके से करना चाह रहा हूँ, बट ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स मैं वहाँ कैसे सस्टेन कर पाऊंगा, तो उसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या होंगे और क्या स्कोप है वहाँ पे, मैं वो जानना चाह रहा था। ओके। तो देखिए यहाँ पर यूजुअली जो कोर्सेज होते हैं
वो हमारे यहाँ पर LLM कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद वो MSc इन लॉ ऐसे कहते हैं। तो जो डिग्री रहेगी वो शायद डिफरेंट रहेगी जो इंडिया में मिलती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी हमारे हमारे साथ में जो पैनलिस्ट है, उनमें से दो जो पैनलिस्ट है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे बायोटेक इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग। लेकिन वो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर ME या फिर MTech की डिग्री नहीं मिलेगी उनको, उनको भी MSc की ही डिग्री मिलेगी। जो इकोनॉमिक्स में कर रही है हमारी पैनलिस्ट, उनको भी MSc की मिलेगी और मुझे भी MSc की मिलेगी। तो ये शायद आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेंशन किया जाए। तो LLM अगर आपको करना है या फिर इन शॉर्ट आपको अगर मास्टर्स करनी है लॉ में, तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। आपके पास में नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है अगर आप स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हो। आपके पास में ऑलमोस्ट सभी कम्युनिटी के लिए है अभी तो स्कॉलरशिप्स। उसके बाद में आपके पास में चिवनिंग स्कॉलरशिप है, आपके पास में रोड स्कॉलरशिप है, आपके पास में फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो क्या चाहते हैं एक इंडिविजुअल से। क्या वो चाहते हैं कि आपका मास्टर्स होने के बाद में आप उनकी जो कम्युनिटी है उनको सर्व करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो चाहते हैं कि आप मास्टर्स कंप्लीट करें और आपका वक्त जाया ना करते, आप अपने कंट्री में जाकर फिर से आप जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। फॉर एग्जाम्पल चिवनिंग स्कॉलरशिप में दे वोंट बी अलाउइंग यू टू वर्क इन द यूके और इन द एल्सवेयर, आई मीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ आपका एक बेटर वर्जन बने और आपके कंट्री में जाके आप जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। लेकिन इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मास्टर्स के अपॉर्चुनिटीज कौन सी यूनिवर्सिटीज में है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटीज भी स्कॉलरशिप देती है इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, या फिर आपके जो एप्लीकेशन आई मीन आपके जो मार्क्स है वो अगर बहुत ही अच्छे हैं आपके अंडरग्रेड स्टडीज में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपको खुद से स्कॉलरशिप दे। लेकिन वो 100% स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, बहुत ही रेयर केसेस होंगे जहां पर वो 100% स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन आपको अगर स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ध्येय फाउंडेशन के कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हम आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप के बारे में भी हम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। आई बिलीव के आपको शायद कुछ आंसर मिला हो आपके क्वेश्चन का। मैं एक पॉइंट श्योरली ये सेटिस्फैक्टरी आंसर था। आप ज्वाइन, हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सर आपका क्वेश्चन मुझे लगता है काफी स्पेसिफिक था, इट इज रिलेटेड टू योर फील्ड लॉ। तो मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगी। पहली तो आपको आप खुद रिसर्च कीजिए, अगेन आप जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूज कीजिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप जो है आप अपनी फील्ड में जो सीनियर्स है या लोग जो यहाँ पर रह चुके हैं, इस फील्ड में काम कर चुके हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। मुझे लगता है इन चीज़ों में लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो काफ़ी काम में आ सकते हैं। तो आप अगर आपको पता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जो आपके कोर्स में जो कर चुके हैं वो कोर्स कंप्लीट, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दे आर द बेस्ट पीपल हु आर देयर टू गाइड यू। अब यहाँ पर हम तीनों भी है तो हमारे फील्ड्स अलग है और आई थिंक लॉ से काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे नहीं लगता हम आपको स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाएंगे। पर अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, आई थिंक दीज विल बी द बेस्ट पीपल टू कांटेक्ट, जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अगर आप कह रहे हैं कि आपको यूके आना है, तो जो यूके में रह चुके हैं, आई थिंक उनसे कांटेक्ट करना और जो ये डिग्री कर चुके हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेना बेस्ट होगा। और उसके लिए आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने खुद लिंक्डइन पे बहुत लोगों से कनेक्ट किया है और मैंने जितने लोगों से भी बात करी है उनमें से किसी एक ने भी मुझे ना कभी नहीं कहा है। तो मुझे लगता है कि आप इट मतलब देरी बस इस बात की है कि आप हाथ बढ़ाए, आपको हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड, will definitely find answers to your questions.
यस श्योर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Any other questions? हेलो Hi किशोर। हेलो, जय भीम ऑल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैं मास्टर हो चुका है मेरा, सो मैं अभी यूके में पीएचडी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब कहाँ से प्रिपरेशन करनी होगी और कैसे प्रिपरेशन करनी होगी पीएचडी के लिए, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? थैंक यू। ओके, कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का पैनलिस्ट में से? शुभम, ऋतुजा, संबोधि। आई थिंक पीएचडी के लिए अगेन आई थिंक मुझे यूएस के बारे में ज़्यादा पता है, पीएचडी के बारे में, यूके के बारे में आई हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक यूके में फंडिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है यहाँ पर जिन्होंने जो पीएचडी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है फंडिंग मिलने की। तो आप उस फंड आई थिंक मास्टर से ज़्यादा फंडिंग पीएचडी को मिलती है, तो आप उस फंडिंग पर भी फोकस कर सकते हैं फॉर योर पीएचडी। एंड देन देयर आर अदर scholarships also, MOS, there is NOS, there are अदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं है, पर और भी है, जैसे नेहरू, आई थिंक नॉट रॉन्ग, फुलब्राइट और यस, तो ये सारी स्कॉलरशिप्स है। और पीएचडी एप्लीकेशंस, अगेन पीएचडी एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट होती है मास्टर्स की एप्लीकेशन से। यूके में आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, यूएस में रिसर्च प्रपोजल आई डोंट थिंक दे आस्क, आपको एसओपी में इंक्लूड करने कहते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल, पर यूके में आपको अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसके लिए, एन एंटायर डिफरेंट डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, और वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको रिसर्च क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, तो मतलब आपको अपनी जो नॉलेज है उस फील्ड की वो रिफ्लेक्ट करनी आनी चाहिए उस रिसर्च प्रपोजल में। तो यस, आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो क्वेश्चन था किशोर के कैसे अप्लाई करना है और फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बाय द वे। मैं चाहता हूँ, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से एक्चुअली इस पर तो हम 3-4 सेशंस ले सकते हैं कि पीएचडी पे एप्लीकेशन कैसे करना है, फंडिंग कैसे करनी है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पीएचडी इन द यूके इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ऐसे ये नहीं करना है कि एप्लीकेशन आएंगे उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द प्रोफेसर्स जिनकी रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है, आपको ईमेल करना है उनको, वो बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत सारी सीट्स है या फिर उनको ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो शायद एप्लीकेशन प्रोसेस भी ओपन करे, लेकिन यूके में वो चाहते हैं कि आपका एक रिसर्च प्रपोजल हो, आपके माइंड में एक आइडिया हो कि आपको रिसर्च किस चीज में करनी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको रिसर्च का इंफॉर्मेशन हो या फिर रिसर्च में आपको एक्सपीरियंस हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको एक आइडिया रहनी चाहिए कि आपको रिसर्च क्या करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किसके अंडर करनी है। तो ये आपको रिसर्च प्रपोजल में लिखना है। तो यही सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मास्टर्स से भी इजी है पीएचडी एप्लीकेशंस यूएसए में, सॉरी यूके में। यूएसए के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। और इन एडिशन टू दैट, आपका जो क्वेश्चन में आपने एक्सटेंशन ऐड किया था वो था कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप यूके में आ रहे हो, दैट टू फॉर अ पीएचडी, तो यू शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, क्योंकि इंडिया में जो स्कॉलरशिप्स मिलती है, मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो आपको, मुझे लगता है कि जो स्कॉलरशिप मुझे पता है वो देते हैं आपको 11,000 पाउंड या फिर मैक्स टू मैक्स 12 to 13,000 पाउंड। तो ये सफिशिएंट नहीं है जब आप पीएचडी करते हो, ठीक है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स मिलती है, जैसे संबोधि ने कहा, वो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती है, लेकिन यूके में मुझे लगता है कि मेजरली जो यूनिवर्सिटीज है वो डायरेक्टली चाहती है कि आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें और उनसे ही बात करें। Okay, thank you, Sambodhi and Jay. थैंक यू कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? Please send the community group links. Yes, I'll do that. मैं कम्युनिटी की लिंक भेज देता हूँ जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? प्राजक्ता, प्रतीक, प्रवीण, संदीप? विनीत? हिमांशु? किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर अभी क्वेश्चन नहीं है तो जय आपके साथ हमारे कांटेक्ट डिटेल शेयर कर देगा, तो यू कैन आस्क इट लेटर ऑल्सो। अगर स्पेसिफिक फील्ड्स में क्वेश्चन होंगे तो वी आर हैप्पी टू हेल्प। यस। विनीत ने पूछा, हाउ शुड आई बिल्ड माई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग टू गेट एक्सेप्टेड इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड? बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन एमबीए प्रोग्राम। एमबीए ओके। जैसे ऋतुजा ने बताया था कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शो करना है कि आप इंटरेस्टेड है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सर्टिफिकेशन कोर्सेस, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, मोटिवेशन बोलने से अच्छा कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद में अच्छे एकेडमिक स्कोर्स। तो यही है ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करेगी बाकी प्रोफाइल से। लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुजा, क्योंकि उसका जो कोर्स है वो मैनेजमेंट के रिलेटेड है, तो वो बहुत अच्छे से आंसर दे सकती है इस क्वेश्चन का। For MBA, so I would say कि if you're coming to abroad, MBA के लिए बहुत competition है। मेरे भी कुछ friends हैं जो MBA कर रहे हैं। So for USA there is exam called GRE, which is also again one of the toughest exam in the world. So, but it's not like that. If you want to do this, you can study, you can prepare yourself. आप crack कर सकते हो exam. And if you're coming to UK, so again, Jay said कि your curricular plus your co-curricular activities and your statement of purpose. Why do you wanted to do this course? And agar even if you didn't get the MBA degree, so in my course, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं MBA नॉट मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज चूज कर सकती हूँ अपने फील्ड के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट जो मेरी मौका मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए और लेना चाहिए। अगर आपकी फंडिंग और बाकी जो सिचुएशन है वो सॉर्टेड है तो। उसके अलावा भी यस, व्हाट वाज आई सेइंग, आई एम सॉरी। हाँ, अगेन आई थिंक प्रीटी मच बाकी लोगों ने कवर कर दिया है पॉइंट्स। थैंक यू। मैंने आपको ध्येय एजुकेशनल फाउंडेशन के भी थैंक यू विनीत। मैंने कम्युनिटी ग्रुप की लिंक व्हाट्सएप चैट की लिंक भेज दिया है, तो डू ज्वाइन
that group. You'll stay updated. उसके बाद में any other questions? Please feel free to ask questions. हाय संबोधि। जैसे आपने मेंशन किया था कि हम लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? अगर Yes. हमें देखना है कि कौन से ऐसे मतलब सीनियर्स हैं जो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से वो पर्टिकुलर कोर्स किया है, जो जॉब कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए हम लिंक्डइन पे कैसे मतलब कौन से फिल्टर्स यूज कर सकते हैं या फिर कैसे हम करेंगे लिंक्डइन पे? एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, दूसरा आप कोर्स का नाम डाल सकते हैं, या अगर आपके दिमाग में हो कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में ही वर्क करना है तो आप जॉब प्रोफाइल का नाम भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ना भी पता हो ये, तो आप एक जनरल, अगर आपको इंडस्ट्री पता हो कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, आप वो फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। द मोमेंट यू टाइपिंग दीज थिंग्स, आपके पास सजेशन आ जाते हैं। आप पीपल में, जब पीपल टैब में जाके सर्च करेंगे तो आपके पास रिकमेंडेशन आ जाएंगे। मैंने तो पर्सनली यही किया था, जब मुझे एडिनबरा से ऑफर भी आया था तब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के बेसिस पे लोगों से कनेक्ट किया था, और फिर अपने कोर्सेज बिफोर गेटिंग एन ऑफर ऑल्सो मैंने अपने कोर्स, मुझे क्या परस्यू करना है, मुझे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन को आई वांटेड टू कीप दैट बैलेंस, तो मैंने इकोनॉमिक्स से जो लोग थे उनसे भी कनेक्ट किया, जिन्होंने ये डिग्री करी थी उससे भी कनेक्ट किया, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू एडिनबरा बट ऑल्सो अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। तो आप ये कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल, अगेन एट द एंड ऑफ द डे मेरा गोल तो है टू गेट अ जॉब, टू वर्क इन द इंडस्ट्री, तो मैंने जॉब प्रोफाइल्स के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन पर। ओके, थैंक्स। थैंक यू हिमांशु। Thank you, Himanshu. Yes, Sandeep. सर, आपल्याला जसं आता बाहेर मास्टर करायचं असेल तर मग त्यांची ते युनिव्हर्सिटीचे एक्झाम असेल तर ती मास्टरच्या रिलेटेड असेल का अदर काही? युनिव्हर्सिटीचे जे एक्झाम्स असतात ऍडमिशन घेतल्यानंतरचे? नाही, ऍडमिशन प्रोसिजर साठी, म्हणजे अगोदरच अच्छा. काही क्रायटेरिया वगैरे असेल? तर त्यासाठी असे आम्ही मैं हिंदी में इसका आंसर देना चाहूंगा। तो जैसे हमने अभी इस सेशन में देखा है कि हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद में जीआरई के बारे में भी बात किया, मैनेजमेंट के लिए जीमैट के बारे में बात किया। तो ये जो एग्जाम्स है ये आपके डिग्री को कंसीडर करके डिजाइन नहीं किए गए हैं, ये सिर्फ एक ओवरऑल है। फॉर एग्जांपल जीआरई अगर है तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो बस चेक कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपके मैथमेटिकल स्किल्स क्या है, आपके रीजनिंग कैसी है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एग्जाम होती है, चाहे वो आइल्स हो, टोफेल हो, चाहे वो जीमैट हो, जीआरई हो, या फिर कोई भी दूसरी एग्जाम हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग एग्जाम रहेगी, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू संदीप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। तुषार सर, आई लाइक मेनी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंड व्हिच कम्स बेस्ट फॉर मी? देखो तुषार, मुझे यूएसए के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यूरोप और यूके के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है। तो मैं यूके और यूरोप के बारे में बात करूंगा। तो जैसे आपको इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, तो ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो है वो आपको रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगी। आपको गूगल, इंटरनेट का इस्तेमाल करके सर्च करना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का कोई कॉम्बिनेशन वाला कोर्स है क्या, और अगर है तो उसके लिए फिर कौन से एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यूइंग योर मास्टर्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर मी, मैं जॉब कर रहा था यहाँ पर आने के पहले, तो मैं चाहता था कि मेरी मास्टर्स मैं 1 साल में कंप्लीट करूं, तो इसीलिए मैंने यूके चूज किया।
लेकिन if you are comfortable with completing your masters in more than 1 year, for example, in the USA they give you master's degree if you study there for two years at least. I mean, ये डिपेंड करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट करना है मास्टर्स. तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप यूरोप या फिर यूके के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सोशियोलॉजी में स्पेसिफिकली यूके की जो यूनिवर्सिटीज है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रैंक्ड है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, और वो बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है. तो इसीलिए मैं तो चाहूंगा कि आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से ही देखें. थैंक यू तुषार. एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं व्हाट्सएप पर एक नया ग्रुप भी बना, आई मीन हमारे फाउंडेशन का जो कम्युनिटी ग्रुप है वहीं पर एक नया ग्रुप ऐड करूंगा मैं, फॉरेन एजुकेशन ग्रुप. वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. एनी अदर क्वेश्चन? Please don't hesitate. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं हमारे पैनलिस्ट को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? I think there's one question in the chat. Okay, perfect. Then for scholarship, government get exam or not? Okay. आपको शायद आपका क्वेश्चन ऐसा है कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई एग्जाम है क्या? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है. ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती है यूजुअली. वो बस देखते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है. उनका क्राइटेरिया बस एक ही होता है मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स के लिए, सारी स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 400 हो या फिर 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो. अगर वो चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंडर है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन इजीली गेट एन एडमिशन इनटू दोज यूनिवर्सिटीज. तो ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्स नहीं होते हैं. Do you want to add anything, Sambodhi? No, I think you pretty much covered it. जिस स्कॉलरशिप पे हम तीनों भी है उसमें जो है रैंकिंग मैटर करती है यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया भी चूज करने का वाज द यूनिवर्सिटी. बट अगेन देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स आल्सो in which you will get the scholarship irrespective of the ranking of the university. So that is one thing. Again फिर आपकी फंडिंग ऑप्शन पे डिपेंड करता है, पर आई डोंट थिंक देयर इज एन एग्जाम, या आप मतलब एग्जाम जैसा तो आपको नहीं देना पड़ेगा किसी स्कॉलरशिप में. वो आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से ही जज करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी, कोर्स और ये सारी चीजें. एग्जाम तो मैंने नहीं सुना है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आज तक चाहिए हो. एग्जैक्टली. अनलाइक इंडियन स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर कोई एग्जाम्स नहीं होती है. Do you want to add anything, Rutuja and Shubham? No, I think you guys are covered pretty much. Okay, perfect. So I just want to ask you guys a question. How has your experience been till now of studying abroad? Let's start with Rutuja. Studying abroad, of course it is a different experience than India में काफी डिफरेंट था. अंडरग्रेड भी किया था तो भी काफी स्पून फीडिंग था आई वुड से. बट यहाँ पे सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, स्पून फीडिंग नहीं होता है यहाँ पे. असाइनमेंट्स भी हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते.
लाइक अनलाइक इंडिया सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है. अगर इफ आई टॉक अबाउट माय कोर्सेज, तो वी हैव एवरी ईच ऑफ अस हैव आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट. हम लोग को डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं, अपने खुद के टॉपिक पे रिसर्च करना पड़ता है, या फिर बिजनेस प्रपोजल हो तो अपना खुद का प्रोडक्ट इन्वेंट करके उसका प्रपोजल लिखना पड़ता है. सो I would say it's like application based, not, it's very different from India, and I'm learning a lot of things from this type of Yes. system. Yeah. Thank you, Rutuja. Shubham? मेरा मेरा तो अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है. मतलब यहाँ आने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं. ये एक अच्छी चीज है. यहाँ यहाँ के कल्चर के बारे में सीख सकते हैं यहाँ आके. और यहाँ और सिटीज एक्सप्लोर करने को मिलते हैं नए नए सिटीज में. यहाँ का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स सब बड़ी मस्त है. Okay. Thank you so much, Shubham. Sambodhi? Yeah, I think I agree with both of them, Rutuja and Shubham. I think it's an entire experience. Yeah. जब आप बाहर आते हो ना, वो it's not just about your studies. It's an entire experience. It makes you grow as a person, not just academically, but also like personally भी आपकी बहुत growth होती है. एक्सपीरियंस Exactly. मुझे लगता है एक्सपीरियंस ही है जो डिफाइन करेगा इस पूरी चीज को. from making and talking to new people, not just like Indians, not like fellow South Asians, but internationally. You get to know so much, you get to share so much information, getting to know a new city, its culture. I think it's very different from what it was like in India. आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती है. And then again, coming back to the course, academically also मुझे लगता है सारे हम सभी के courses काफी intensive है, काफी challenging है, rigorous है. और इंडिया में जो रहा है उससे बहुत डिफरेंट है. इंडिया में एज ऋतुजा सेड कि स्पून फीडिंग जो है ना वो बहुत होती है. यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. और मास्टर्स लेवल पे तो ये और ज्यादा हो जाता है. एनालिटिकल है डिग्रीज, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है. विदाउट दैट नथिंग इज हैपनिंग. मेरे कोर्स में भी पर्सनली मैंने इकोनॉमिक्स में आज तक जो मैंने मास्टर्स भी करी थी उसमें मैंने थियोरीज पढ़ी है काफी सारी. पर यहाँ पे आके वी आर बिल्डिंग मॉडल्स. मॉडल फॉर्मुलेशन कैसा होता है, एक नॉर्मल डेली लाइफ सिचुएशन में आप इकोनॉमिक्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे आके पता चला है. सो डेफिनेटली एन एनरिचिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस in totality. And again, I would just say that I would recommend it to everyone. Like if you get an opportunity, just take it. And if you get an opportunity to study abroad, do take it. Yes. Thank you so much. Thank you so much, all of you. And if you have any questions, please do let us know. Yes, there are a few questions, I guess. When studying masters, any kind of issue like scholarship hold up? Yes, there come. I mean, studying abroad is not an easy thing, I guess, when it comes to funding. If you are sponsored by the government of India, then you need to deal with obstacles. Sometimes they are known to you and sometimes they are unknown to you. तो अभी कैसा है कि स्कॉलरशिप हम यहाँ पर आ चुके हैं. ये बहुत ही इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक प्लान करके आना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं 2 से 3 महीने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लेके आऊं. जो एप्लीकेशन फीस है, जो एंट्रेंस एग्जाम की फीस है, ये बहुत कम नहीं है. आई मीन आइल्स एग्जाम देने के लिए आपको नियर अबाउट 17,000 रुपए देना पड़ता है. टोफेल के लिए भी लगभग 16-17 हजार रुपए देना पड़ता है. जीआरई की फीस जो है वो 15-16 हजार रुपए है. तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. और स्कॉलरशिप हमारी अभी तक आई नहीं है. यहाँ पे हमारा अभी नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है. तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन संदीप, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है,
लेकिन ठीक है, एट द एंड ये एक एश्योरेंस है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, आज या कल, लेकिन मिलेगी। नेक्स्ट, डू यू वांट टू आंसर इट, संबोधि, शुभम और ऋतुजा, स्कॉलरशिप के बारे में? नो, आई किस थिंक जय ने जो पॉइंट्स बोले हैं वो बहुत वैलिड है। जैसे हमने अप्स और पॉजिटिव साइड्स बताए हैं चीज़ों के, यहाँ रहने के और पढ़ने के, वैसे डाउन साइड्स भी है। और जब आप स्कॉलरशिप पे हो तब तो काफ़ी सारे आपको चीज़ें करने पड़ते हैं। आपको मीडिएटर बनना पड़ता है यूनिवर्सिटी और आपके स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के बीच में। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अगेन आप कोई भी चीज़ करेंगे उसमें ऑब्स्टैकल्स तो आएंगे ही, पर एग्जैक्टली आपको अपना गोल याद रखना है। Yeah, you need to get over those obstacles. Uh, Next question we have is, isn't foreign universities having placement after our course completed like IIMs and IITs? It would be difficult to digest this fact, but Indian universities are overrated. When it comes to IITs and IIMs, they are overrated. And ये एक फैक्ट है कि आईआईटी और आईआईएम में अगर आप कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, क्योंकि मैंने जैसे देखा है कि क्रोर्स में पैकेजेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दैट शुड डेफिनेटली बी अप्रिशिएटेड इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे अगर फोकस करें तो डेफिनेटली जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, स्पेसिफिकली दोज हु कम अंडर द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ टॉप 100, दे आर पार एक्सेलेंट। एंड आईआईएम्स और आईआईटीज में प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर है, मैं बोलूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिर्फ वही दिखता है कि अरे यार, इतने लोगों ने क्रोर्स का लिया है, इतने लोगों ने लैक्स का पैकेज लिया है, लेकिन हमें वो भी नहीं पता होता है कि बाकी के स्टूडेंट्स को जॉब मिली भी है या नहीं। तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो सिविल इंजीनियर्स इन आईआईटी गांधीनगर, आई गेस, यस, गांधीनगर, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब। दैट शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, आई गेस। तो ये कहना, ये जज करना मुझे लगता है कि बराबर नहीं होगा कि आईआईटी या फिर आईआईएम बेहतर रहेगा या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज बेहतर रहेगी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड आती है, फिर स्टैनफोर्ड आती है, ऑक्सफोर्ड आती है, कैम्ब्रिज आती है, एडिनबरा आती है, तो सबकी अलग अलग स्टोरी है। तो शायद मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल यही एक है कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। और कोई क्वेश्चन या फिर किसी को कोई कुछ ऐड करना है? थैंक यू सो मच प्रवीण। शुभम, ऋतुजा, संबोधि, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आई थिंक यहाँ पर प्लेसमेंट का सिस्टम है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इन इंडिया। इंडिया में हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू ऑल द एप्लीकेशंस योरसेल्फ, तो इट इज दैट इज वेरी डिफरेंट। आपको खुद से करना पड़ता है। इंडिया में आपके पास कंपनीज आती है और आपको बस एप्लीकेशन करना होता है, पर आपको यहाँ पर खुद, यहाँ पे करियर फेयर्स होते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में भी देयर वर करियर फेयर्स, but again then companies come there to pitch themselves and they'll give you information about how to apply and what procedures and what profiles they're offering, but at the end of the day you have to do the entire thing by yourself. You have to keep in mind the deadlines, तो आपको खुद से ही करना है। देयर आर नो प्लेसमेंट्स लाइक जैसे इंडिया में होते हैं वैसे प्लेसमेंट्स नहीं होते यहाँ पर। Yes, I 100% agree with Sambodhi.
Okay, so if there are no questions, once again, I wish you happy Savitri Mai Phule Jayanti. और आप ध्येय एजुकेशनल फाउंडेशन के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और हम आने वाले समय में स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक्स पर सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे. तो बस थैंक यू सो मच. जय भीम. And thanks a lot to all the panelists for taking their time out of their busy schedule. Thank you. Thank you, Jay, for having us. Thank you so much. Thank you, Jay. Thank you, guys. हेलो जय, Hi, एक Himanshu. लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि अभी जैसे ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि मतलब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें प्लेसमेंट का रेशियो ज्यादा है, या फिर मतलब जहां से पास आउट होके ज्यादातर स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है, ऐसी भी वेबसाइट है? ऐसी मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास में कोई वेबसाइट है, लेकिन आप गूगल पर सर्च कर सकते हो. लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता कि वो रिलायबल होगी, जैसे संबोधि ने कहा था. लेकिन अगर स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर. उनका जो करियर पेज होता है वहां पर जाके भी हम देख सकते हैं. ठीक, थैंक यू. थैंक यू सो मच हिमांशु. थैंक यू एवरी वन ऑफ यू. जय भीम. Thank you so much. थैंक यू. Thank you all. चलो, bye bye. Bye, Jai Bhim. जय भीम, जय भीम. जय भीम. जय भीम.